1950 पहले का नहीं है। और सूरज का 7वां घोड़ा 56-57 का तो ये है महिला आंचल। अभी हम उसके बारे में महिला आंचल 53 का है। 53 जी हाँ, महिला आंचल 53 का है। भारतीय समता प्रकाशन से हुआ है। भारत का वही कांग्रेस व कल्चरल फ्रीडम की ही मैं बात कर रहा हूँ कि उसी दौर में सूरज का 7वां घोड़ा और कौन मुल्ला माणिक मुल्ला के जरिए सूरज का 7वां घोड़ा कायदे से एंटी कम्युनिस्ट नाटक के रूप में लिखा गया है। और लगभग राजनीति की दृष्टि से देखें तो महिला आंचल भी समाजवादी विचारधारा की दृष्टि से एंटी कम्युनिस्ट प्रवृत्ति है। और रामविलास जी ने इसे डट करके सख्त आलोचना की है दोस्त उनकी पुस्तक में है। उसमें एक तरह से गांधीवादी वो है जो एक चरित्र है बालदेव क्या हाँ बामन दास भी है, बालदेव हाँ बालदेव और उसके बाद एक समाजवादी आता है कालीचरण समाजवादी है। और थोड़ी देर के लिए कम्युनिस्ट जैसा भी नेता आता है, चरित्र आता है उसका 76 कर्मकार। हाँ तो कर्मकार है वो। तो आइडियोलॉजी की दृष्टि से महिला आंचल भी लगभग वही भूमिका अदा करता है जो सूरज का 7वां घोड़ा अदा करता है राजनीति। और ये सारे के सारे कुल मिलाकर के बल्कि जवाहरलाल नेहरू की अपनी जो विचारधारा थी उस विचारधारा के बरक्स रखा गया है दोनों। क्योंकि समझा जाता था कि जवाहरलाल नेहरू कुल मिलाकर के कम्युनिस्टों के ज़्यादा नज़दीक हैं। समाजवादियों को तो जेपी और लोहिया के खिलाफ थे ही, कोई संबंध नहीं जुड़ता था। तो मैं कह रहा हूँ कि उस विचारधारा के समानांतर तुम्हारी नई कहानी वो कहाँ आती है। जैसे नई कहानी नाम तो अपना लिया लोगों ने, लेकिन नई कविता के साथ उसको नहीं जोड़ा था। देखिए इसके बारे में जो तुमने लिखा है उस पर कई लेख लिखे हैं वो तो बताना चाहिए, तब तो साहित्य की उस प्रवृत्ति का पता चलेगा कि 50 के दशक का जो राष्ट्रीय वातावरण था राजनीति में वो देखिए वही मैं जब शुरू में कह रहा था कि करीब रोमांटिक युवकों का युग था जिसमें पहली बार जो खुलकर स्त्री आती है। पहले यशपाल वगैरह में आती थी वो एक या अगे में वो दबी ढकी एक बाकी एक जिसे कहना चाहिए कि न बोलने वाली गुड़िया जैसी थी। सिर्फ वो जो स्थितियां थी उनको रिकॉर्ड करती थी, सफ़र करती थी। अगे में तो वही है लगभग। इसमें नदी के द्वीप में एक स्त्री ऐसी है रेखा जो दूसरी कौन सी है जो अपनी बात अपने ढंग से कहने की कोशिश करता है। वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण था। जो रोमांटिक जो लोग थे हमारे वक्त में नदी के द्वीप 1952 का है। नदी के द्वीप हाँ मेरी 1952। हाँ तो हम लोगों के यहाँ मार्क्सवाद से प्रभावित प्रगतिशील से प्रभावित युवक ज़्यादा ये वही दौर था जब अस्तित्ववाद साहित्य में प्रवेश करता है, जयपाल सार्त्र की किताबों का अनुवाद होता है और अस्तित्ववाद को एक तरह से मार्क्सवाद के बरक्स व्यक्ति स्वातंत्र का था। तो एक और अस्तित्ववादी विचारधारा का साहित्य में तुम्हारी कहानियों में कैसे हुआ ये तुम कहानी के उपन्यास की दृष्टि से बताओ। कविता में तो खुल करके आया है। नई कविता का पूरा दौर चल रहा था और नई कहानी क्यों अपने आप को उससे नई कविता की विचारधारा से अलग करके स्थापित कर रही है। नहीं वही बता रहा हूँ जिस पर रोशनी डालो। वो व्यक्ति एक तरह का स्वतंत्र व्यक्ति था जो यानी परमलियनों का जो एक तरह कहना चाहिए कि जो कल्चरल फ्रीडम या सार्त्र का जो फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ फ्रीडम ये सारे शब्दावली वहीं से आ रही थी। और महायुद्ध के बाद जो संत्रास और जो टेरर और क्या क्या अकेलापन और अजनबियत और ये सारी चीज़ें उस समय का उन लोगों का युवक वो था। हमारे यहाँ जो युवक आ रहा था वो ज़्यादा सामाजिक था, सामाजिक चिंताएँ ज़्यादा थी। लेकिन
दिक्कत वहाँ ये थी कि उसी दौरान जो स्त्री आ रही थी उसके साथ उसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ था। वो स्त्री, मुझे लगता है कि वो स्त्री ज़्यादा जागरूक और चौकन्नी थी, ज़्यादा आत्मचेतस थी और उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। राकेश की सारी कहानियों में एक चेतना संपन्न पढ़ी लिखी स्त्री है जिसके साथ वो नहीं जुड़ पाती। वो बार बार राकेश की कहानियों में वो उस गांव की रोमांटिक किस्म की उस मल्लिका जैसी लड़की के पास लौटता है। यही थी उसकी इसमें है कहना जी, मैंने आषाढ़ के एक दिन की थी, यही थी अंधेरे बंद कमरे की। ये सारे संगीतकार और नर्तक और नर्तकी और सब के बीच और इस आधुनिक दुनिया की बौद्धिक दुनिया की कलाकार तो बहुत बात कर है ना, वो लौटता है वहीं उस पहाड़ी धीरज की बेपड़ी औरत के साथ, तो उसको वही सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि उस समय का पुरुष या युवक ज़्यादा कमज़ोर है, लड़की ज़्यादा असर्टिव है, ज़्यादा